Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about reproduction in plants, right? In which we have seen asexual reproduction, sexual reproduction, vegetative propagation, and seed dispersal. So, I hope you all have revised that chapter. And now, in today's class, we are going to start with a new chapter that is motion and time. So now Bicho, here we have spotlight of this chapter. That is, first of all, what all things we are going to learn. So first of all, we have discuss measurements of some physical quantities. So बच्चों हम लोग कुछ physical quantities के बारे में पढ़ेंगे and उनको हम लोग measure कैसे करते हैं हम ये चीज भी देखेंगे. Then second, understand the concept of motion as the change in position of an object with respect to its surrounding. Then इसके बाद हम लोग motion को भी समझने वाले हैं कि हम motion को किस तरह से define करेंगे, उसको कैसे समझेंगे. Then we are going to distinguish between speed and velocity. So speed क्या होता है? Distance traveled per unit time. And what is velocity? Velocity is speed with direction. So हम लोग इनके बीच में भी differences देखेंगे. Then we have explore uniform and non-uniform motion. Then we have recognize and use appropriate units of measuring distance, speed and time. इसके बाद हम लोग जो physical quantities पढ़ने वाले हैं, distance, speed, time, इनकी हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग इनकी units भी देखेंगे कि हम इनको किन में measure करते हैं. Then learn how to use measurement devices such as odometers, speedometers to quantify motion. And इसके बाद हम लोग कुछ measurement devices भी देखेंगे जैसे कि odometer and speedometer. So now students, here we have boot up. So first of all, we have traffic policeman shown in given image are trying to measure something on road. So बच्चों यहाँ पर हमको कुछ traffic policemen दिख रहे हैं, right? And ये क्या कर रहे हैं? इनके हाथ में कुछ instruments है जिससे ये कुछ चीज को measure करने वाले हैं. So बच्चों अब आपको क्या लगता है कि इस तरीके से policemen क्या record कर रहे हैं? So बच्चों वो लोग coming vehicle की speed को measure करते हैं, right? Then does it depict any safety measure? So बच्चों होता क्या है, जो भी व्हीकल तेज स्पीड में आ रही होती है उनको ये ऑलरेडी क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, या उनके नंबर प्लेट्स पे क्या आ जाता है, उनके नंबर प्लेट्स को डिटेक्ट किया जाता है एंड उनको चलान आता है. देन इन विच फिजिकल यूनिट स्पीड एंड डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड. सो बच्चों स्पीड एंड डिस्टेंस को हम कौन सी फिजिकल यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं? सो स्पीड के लिए वी हैव मीटर पर सेकेंड और वी हैव किलोमीटर पर आवर. एंड डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में. वैसे यूजुअली हम सेंटीमीटर में मेजर नहीं करते, वी यूज मीटर एंड किलोमीटर्स. सो नाउ बच्चों next we have motion and speed. So motion is a fundamental concept that describes how objects move from one place to another. It is essential to understand how and why objects change their positions. So बच्चों मोशन एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एंड यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब क्या करते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, यही हमारा क्या है, मोशन. एंड ऑल्सो बच्चों इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपनी पोजिशंस को बदल रहे हैं. सो मोशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स. सो हमारे पास मोशंस के कुछ टाइप है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. सो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ सच एज कार ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. सो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या होता है? जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है स्ट्रेट पाथ में, यानी कि वो सीधे सीधे रास्ते पर चल रहा है, जैसे कि एक कार को जब हम ड्राइव करते हैं एक स्ट्रेट रोड पे, तो वो किसके अंदर आता है? स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर. देन वी हैव सर्कुलर मोशन. सो सर्कुलर मोशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ लाइक द अर्थ ऑर्बिटिंग द सर्कल, like the earth orbiting the sun. So बच्चों सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसे पाथ में घूम रहा है? वो कर्व्ड पाथ में घूम रहा है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. एंड इसका एग्जांपल क्या होता है? जिस तरीके से हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है, वो भी एक कर्व्ड और एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है. सो वो मोशन क्या है? वो है सर्कुलर मोशन. देन वी हैव पीरियोडिक मोशन. सो पीरियोडिक मोशन रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल सच एज स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम और द मोशन ऑफ अ स्विंग. सो बच्चों पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? जिसमें हम रेगुलर इंटरवल पे अपने मोशन को रिपीट करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें एक पेंडुलम की या फिर एक स्विंग की, सो बच्चों जो हम स्विंग झूलते हैं, सो उसमें हमारा स्विंग पहले आगे जाता है,
फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर हमारी इनिशियल पोजीशन पे आता है, फिर आगे जाता है। सो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है ना, वो रेगुलर इंटरवल्स पे अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, एंड इसी तरीके के मोशन को क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन। So now understanding the speed of different objects is also an important aspect of studying motion. Some objects move slowly while others move quickly. For example, a bicycle pedal might move faster than a bullock cart on a straight road. By observing and comparing speeds of various objects, we can learn about how motion and time are interconnected. सुना बच्चों, इसके बाद हम लोग एक और चीज समझने वाले हैं, एंड वो क्या है, वो ये है कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स जो है वो वेरी करती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स स्लो चलते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स फास्ट चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एक बाइसाइकिल और एक बुलक कार्ट को, सो ऑब्वियसली हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि हो सकता है बाइसाइकिल की स्पीड जो है वो तेज हो एज कम्पेयर टू आर बुलक कार्ट। सो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स जो है वो भी वेरी कर सकती है। सो हियर वी हैव स्लो और फास्ट। So we often observe that some vehicles move faster than others and even same vehicles may change speed at different times. So now बच्चों हम लोग ये देख सकते हैं कि कुछ vehicles क्या करते हैं, कुछ objects क्या करते हैं, वो move कर सकते हैं तेज as compared to the others, and even the same vehicle भी क्या कर सकती है, वो अपनी speed को change कर सकती है different times पर, right? हम कभी अपनी कार की speed को तेज कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं। For example, a car can move faster on highway, है ना? अगर हम हमारी कार को एक हाईवे पे मूव करवा रहे हैं, सो ऑब्वियसली उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होगी एज कंपेयर टू इन दी ट्रैफिक। सो ट्रैफिक में स्पीड कम होती है, बट हाईवे पे उसी कार की स्पीड जो है वो तेज हो जाती है। सो ऑन अ रोड, if vehicles are moving in same direction, it is easy to compare their speeds by looking at how far each has traveled after a certain amount of time. So now बच्चों, अगर हम लोग एक रोड पे देखें कुछ व्हीकल्स को चलते हुए, सो वो व्हीकल्स अगर सेम डायरेक्शन में आ रही है, सो हम ये पता लगा सकते हैं कि किसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होने वाली है। सो अगर हम लोगों ने एक ही टाइम पर सारी कार्स को नोटिस करना स्टार्ट किया है, एंड उनमें से अगर हमारे पास एक कार आगे है, सो दैट मीन्स उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होने वाली है, राइट? सो द व्हीकल दैट covers the most distance in shortest time is faster. So हम fast किसको बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, किसकी स्पीड ज्यादा है? एक ऐसी व्हीकल जिसने कम टाइम पर ज्यादा डिस्टेंस कवर करा होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास कार ए है एंड कार बी है। कार ए ने 1 मिनट के अंदर 500 मीटर ट्रैवल किया है, एंड कार बी ने 1 मिनट के अंदर 800 मीटर ट्रैवल किया है। सो यहाँ पर दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों के पास 1 मिनट ही था, बट एक ने 500 मीटर ट्रैवल किया, एक ने 800 मीटर ट्रैवल किया। सो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? ऑब्वियसली हमारी कार बी की, जिसने 800 मीटर ट्रैवल किया है, राइट? सो the vehicle that covers the most distance in shortest time is faster, while the one that covers the least distance वो क्या होगी? Slowest. So by observing how far different objects move in a given time, we can determine which ones are fast or slower. This concept help us understand and compare motion of different objects. So बच्चों, अब हमने ये चीज सीखी क्यों? So that हम compare कर पाए कि given time के अंदर कौन सा object fast था, कौन सा object slow था। So इस तरह से हम उनके motion को compare कर सकते हैं। So हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। सो स्पीड क्या रेफर करता है? स्पीड रेफर्स टू हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव। स्पीड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज मूव करता है। सो अ हायर स्पीड इंडिकेट्स दैट अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड इन लेस टाइम और दैट अ लार्जर डिस्टेंस इज कवर्ड इन अ गिवन टाइम। सो बच्चों, हाई स्पीड का मतलब क्या होता है कि खाली एक सर्टेन डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया है कम टाइम के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर किया गया है एक गिवन टाइम के अंदर, राइट? सो हम फास्ट कब बोलते हैं? जब टाइम कम है एंड हमारा डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो ज्यादा हो गया। So the easiest way to determine which of the two object is moving fast is by comparing distances each object travels in a unit of time. So now बच्चों, अगर हमको ये पता लगाना है कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा था, सो उस केस में हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हम कंपेयर करेंगे डिस्टेंसेस को जो कि ट्रैवल किया गया है हमारे व्हीकल्स के थ्रू इन अ गिवन टाइम इन अ यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 buses in 1 hour is the faster bus can be identified based on greater distance travel. So now बच्चों, अगर मान लो कि हमको कंपैरिजन करना है दो बसेस के बीच में, दोनों बसेस को 1 घंटे का टाइम दिया गया एंड दोनों बसेस में
से एक बस ने जो है वो 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, एक बस ने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। सो आपको क्या लगता है कि कौन सी बस जो है वो तेज चल रही होगी? ऑब्वियसली जिसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। सो इसका मतलब जब भी हमको कंपेयर करना है कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, सो उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है गिवन टाइम पीरियड के अंदर। So the speed of an object is defined as the distance covered in a unit time. So इसी तरह से हमारे speed की definition भी क्या आती है? Speed क्या है? हमारा distance traveled in a unit time and SI unit क्या होती है हमारे speed की? मीटर पर सेकेंड। और also हम लोग यूज कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर। So बच्चों speed का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? Distance upon time. So for example एक कार की स्पीड है, एक कार मूविंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हमारी कार की स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। सो इसका मतलब क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि वो हर घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 50 किलोमीटर। नाउ however, a car rarely maintains a constant speed throughout the hour, often starting slowly then gaining speed. अब बच्चों आप लोग एक चीज सोच रहे होगे, क्या हमारी गाड़ी स्टार्ट करते ही 50 किलोमीटर की स्पीड पे पहुंच जाती है? नहीं, हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? हमारी कार के अंदर कभी कभी कांस्टेंट स्पीड नहीं होती। रेड लाइट आएगी तो हम गाड़ी रोकेंगे भी, है ना, हमको खाली रास्ता दिखेगा तो हम गाड़ी तेज भी चलाएंगे, कोई सामने आ जाएगा हम तब भी गाड़ी रोकेंगे। तो क्या वो पूरे एक घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड से ही चल रहा होगा? नहीं, राइट। सो इसलिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आते हैं जहां पर स्पीड तेज होती है, जहां पर स्पीड स्लो होती है। सो इन दिस केस टर्म स्पीड को हम किस तरीके से बोलते हैं? एवरेज स्पीड। सो अगर हमको लगता है कि हमारे रास्ते में बहुत सारे बैरियर्स आए, कहीं रेड लाइट आई, कहीं हमने स्पीड कम करी, सो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं? हमारी एवरेज स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने क्या स्पीड मेंटेन कर रखी है? 50 किलोमीटर पर आवर। सो अब ये एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी? विच इज कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो हम लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला क्या देखा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। बट अगर हमको एवरेज स्पीड निकालनी है, सो उस केस में क्या करेंगे? हम हमारा टोटल डिस्टेंस देखेंगे कि हमने कितना ट्रैवल किया, एंड हम ये देखेंगे कि टोटल टाइम कितना लगा है। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही क्या है? हमारी एवरेज स्पीड। सो थ्रू आउट दिस एक्सप्लेनेशन द टर्म स्पीड रेफर्स टू एवरेज स्पीड। स्पीड कैन बी डिटरमाइंड वंस द टाइम taken to cover a certain distance is measured. So now बच्चों अब हम इसको कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। So हमारा एग्जांपल 1 क्या है? हमको बोला गया है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बाइक which has traveled 750 meters in 1250 seconds. So हमको डिस्टेंस दे रखा है, हमको टाइम दे रखा है, स्पीड निकालने को बोल रहे हैं। क्या करेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह हम लोग लिखेंगे 750, टाइम की जगह हम लोग लिखेंगे 1250, इन दोनों को डिवाइड करेंगे एंड आंसर क्या आया? 0.6 मीटर पर सेकेंड। सो यानी कि इस पर्सन ने जितने टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो कौन सी स्पीड से किया है? 0.6 मीटर पर सेकेंड। So now next we have example 2. Calculate the speed of truck which has covered 400 kilometers in 8 hours. So अब next हमसे क्या बोला जा रहा है? हमको हमारे ट्रक की स्पीड को मेजर करना है जिसने 400 किलोमीटर ट्रैवल किया है एंड कितने टाइम पीरियड में? 8 आवर्स के अंदर, राइट। सो डिस्टेंस है, टाइम है, क्या करेंगे? स्पीड के फॉर्मूला में पुट करेंगे। 400 डिवाइडेड बाय 8 कितना आया? 50 किलोमीटर पर आवर। So now बच्चों next we have basic unit of speed. So speed is defined as the distance traveled divided by time taken. So speed का मतलब क्या है? distance कितना travel किया गया and उसको हम divide करेंगे time से. So therefore the basic unit of speed is meter per second. So इसलिए हमारी speed की जो basic unit हम लोग लेते हैं वो क्या है? meter per second. Speed can also be expressed in other units depending on the concepts such as meter per minute or kilometer per hour. It is important to remember that units symbol are written in singular form. For example, 50 kilometer, not 50 kilometers. 8 centimeter, not 8 centimeters. So बच्चों हम लोग हमारी स्पीड की यूनिट्स क्या क्या ले सकते हैं? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर्स पर मिनट, राइट। बट जब हम इनको सिंबॉलिक फॉर्म्स में लिखते हैं सो हम इनको सिंगुलर टर्म में ही लेते हैं। हम 50 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, हम 50 किलोमीटर ही लिखेंगे। हम 8 मीटर्स नहीं लिख सकते, हम खाली 8 मीटर ही लिखेंगे, राइट। सो नाउ here we have hands on learning 1. So हमारा aim क्या है? To measure the distance and speed of the ball. So हमको हमारी बॉल का डिस्टेंस भी मेजर करना है एंड स्पीड भी मेजर करना है। So हमको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? एक स्केल, चॉक पाउडर या फिर लाइन, मेजरिंग टेप या फिर एक बॉल। और मेथड क्या है? हमको ड्रॉ करनी है एक स्ट्रेट लाइन ग्राउंड के ऊपर चॉक पाउडर से या फिर लाइन से, एंड हमको हमारे
फ्रेंड को बोलना है कि वो खड़ा हो 1 से 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एंड इस तरह से क्या होगा कि हम लोग हमारे फ्रेंड को बोलेंगे कि हमारी जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करो, हमारी बॉल को रोल करो। एंड इसके बाद आप लोग टाइम नोट करोगे कि बॉल को कितना टाइम लगा है उस लाइन को क्रॉस करने में, वो कब रेस्ट पे आई है यानी कि वो कब रुक गई, कितना टाइम लगा है बॉल को रेस्ट में आने के लिए। एंड इसके बाद आप लोग मेजर करने वाले हो डिस्टेंस, द पॉइंट एट विच बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड पॉइंट जहां पे वो बॉल रेस्ट पर आई है। एंड इस डिस्टेंस को आप मेजर कैसे करोगे, मेजरिंग टेप को यूज करके या फिर स्केल को यूज करके। एंड इस एक्टिविटी को डिफरेंट ग्रुप्स को जो है वो रिपीट करने के लिए बोलो, उसके बाद अपनी मेजरमेंट्स को आप लोगों को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। एंड देन आप यहाँ पर कंक्लूड क्या कर सकते हो कि एट स्मॉल लेवल और फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस मेजरिंग टेप को हम लोग यूज कर सकते हैं सो दैट हम लोग मेजर कर सके डिस्टेंस को। हाउएवर जो हमारे लॉन्ग डिस्टेंसिंग होंगे, जैसे कि देयर इज अ मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल, दिस मीटर इज नोन एज ओडोमीटर। सो नाउ बच्चों, अगर हमारे पास कोई छोटे डिस्टेंसेस है सो उसको तो हम लोग मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस है सो उसको कैसे मेजर करें, तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होती है हमारे व्हीकल्स के अंदर जिसका नाम क्या होता है, ओडोमीटर। एंड अगर आप लोगों ने कभी भी स्कूटी बाइक कार्स पे ट्रैवल किया है, उसको ध्यान से देखा है, सो आप लोग देखोगे उसके ऊपर ना एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है, ब्लैक व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है जो कि कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर नंबर्स चेंज हो रहे होते हैं। एंड वो स्ट्रिप्स हमको क्या बताती है कि हमारी कार, हमारी बाइक, हमारी स्कूटी कितना डिस्टेंस जो है वो चल चुकी है, एंड दैट इज नोन एज आवर ओडोमीटर। So now students, next we have speeds of different objects. So objects and living organisms move at different speeds. For instance, some animals may move slowly like a tortoise with a speed of around 8 centimeter per second, while advanced technology such as rockets can achieve speed as high as 8 kilometer per second when launched into Earth's orbit. So this comparison highlights the huge variation in speeds across different entities. सो नाउ बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स को कंपेयर करने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक टॉर्टॉइस की, सो वो खाली 8 सेंटीमीटर कवर करता है 1 सेकेंड में। बट अगर हम बात करें एडवांस टेक्नोलॉजी की, जैसे कि रॉकेट्स की, सो रॉकेट्स की स्पीड क्या होती है, वो 8 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं 1 सेकेंड में। सो सी कितना ह्यूज डिफरेंस है। सो इसलिए हमको क्या देखने को मिलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स होती है। सो हियर वी हैव कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस एंड टाइम यूजिंग स्पीड। So once the speed of an object is known, it is easy to calculate how far it will travel in a certain amount of time by multiplying speed by time. So now बच्चों, एक बार जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो जान ली जाती है, सो वो बहुत इजी हो जाता है कि हम उसकी स्पीड को हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना दूर जाएगा, कितने टाइम पीरियड उसको लगेगा। एंड सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को, अगर हमें स्पीड पता है सो हम टाइम को मल्टीप्लाई कर कर क्या कर देंगे, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ना बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस। सो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यहाँ पर आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, that it will be speed is equals to distance upon time. So similarly the time taken, अब मान लो कि हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है, और हमको ये बोल दिया कि टाइम निकालो कि इस स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा। सो हम सिंपली क्या करेंगे, हम हमारे स्पीड को टाइम वाली प्लेस पर लाएंगे, टाइम को स्पीड वाली प्लेस पर ले जाएंगे, एंड हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड ये हमको क्या बता देगा, टाइम। So now here we have instruments used for measuring speed and distance. So अब हमारे पास कुछ instruments है जिनको हम use करने वाले हैं हमारी speed and distance को measure करने के लिए. So vehicles are equipped with instruments to measure both speed and distance. So अब हमारे पास क्या है, कुछ vehicles है जिनके पास क्या होते हैं, कुछ instruments होते हैं, and अब ये vehicles इन instruments के साथ measure करने वाले हैं speed and distance दोनों. So speedometer क्या show करता है, speedometer हमारे vehicle की speed को show करता है, and that is in kilometers per hour. ओडोमीटर क्या करता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओडोमीटर हमारे टोटल डिस्टेंस को मेजर करता है जो कि एक व्हीकल ट्रैवल करती है।
Then these tools are essential for tracking the performance and movement of any vehicle. So बच्चों स्पीडोमीटर का काम क्या है, वो हमारी व्हीकल की स्पीड को मेजर करके देगा. ओडोमीटर का काम क्या है, वो हमारे व्हीकल के डिस्टेंस को मेजर करके देगा. Now next we have measurement of time. So in earlier times people did not have clocks or watches for measuring time. So पहले के समय में लोगों के पास कोई क्लॉक या वॉच नहीं होती थी जिससे वो टाइम को मेजर कर पाए. बट पीपल हैड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. बट स्टिल उस टाइम पे भी लोगों को टाइम का इम्पोर्टेंस पता होता था. सो आवर एंसेस्टर्स नोटिस दैट मेनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम. सो इसलिए हम लोगों ने क्या देखा है कि हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं हमारे नेचर के अंदर जो कि अपने आप को रिपीट करते हैं एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. जैसे कि उन्होंने क्या देखा कि सूरज जो है वो हर सुबह राइज होता है एंड कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, सनराइज होता है, उसके बाद सनसेट हो जाता है एंड इसी पूरे एक दिन को हम क्या बोलते हैं, डे. सिमिलरली टाइम टेकन बिटवीन टू न्यू मून्स वाज कॉल्ड अ मंथ. एक न्यू मून के बाद दूसरे न्यू मून को आने में पूरा एक महीना लग जाता है, राइट. सो इस तरह से उन्होंने नोटिस करा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट हो रही है. देन उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि अर्थ को कितना टाइम लग रहा है सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन करने के लिए, उसको हम लोगों ने एक ईयर बोला. सो इस तरह से उन्होंने कुछ कुछ क्या करे, इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइसेस जो है वो बनाए ह्यूमंस ने अर्लियर टाइम्स के अंदर. सो उन्हीं को अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले हम बात करेंगे सैंड क्लॉक की. सो सैंड क्लॉक इज आल्सो नोन एज आर ग्लास. इट कंसिस्ट ऑफ टू बल्ब शेप्ड कंटेनर्स मेड ऑफ ग्लास एंड कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ग्लास ट्यूब. सो नाउ बच्चों अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, सैंड क्लॉक. एंड सैंड क्लॉक को हम लोग आर ग्लास भी बोलते हैं. सो इस आर ग्लास में हमारे पास दो बल्ब कंटेनर्स होते हैं, राइट. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि दो बल्ब जैसे कंटेनर्स है एंड इनके बीच में क्या है, एक नैरो ग्लास ट्यूब है, एक पतली सी ग्लास की ट्यूब है. सो टॉप ऑफ द बल्ब, अब हमारा जो ये टॉप ऑफ द बल्ब है ये किससे फिल्ड है, ये सैंड से फिल्ड होता है एंड मेजर्ड अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स स्ट्रीम डाउन. सो अब इस टॉप ऑफ द बल्ब से सैंड के पार्टिकल्स जो है वो धीरे धीरे करके नीचे वाले बल्ब के अंदर आते हैं, राइट. एंड ये जो है वो एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर होता है. देन वी हैव सनडायल. So the sundial was used long ago to measure the time of the day. अब sundial को किस लिए यूज किया जाता था, sundial काफी पहले यूज किया जाता था पूरे दिन के टाइम को मेजर करने के लिए. So it worked on the principle that as the position of sun in the sky change, so that the position and length of the shadow cast by the object. So यहाँ पर बोला क्या जा रहा था, sundial में क्या देखा जाता था कि जैसे जैसे हमारे सन की पोजीशन चेंज होती है हमारे स्काई के अंदर, वैसे वैसे हमारी शैडो की पोजीशन और लेंथ जो है वो भी चेंज होती है. द लिमिटेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज दैट इट कैन नॉट फंक्शन ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर एट नाइट. अब बच्चों ये सनडायल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा यूजफुल था, बट इसका खाली एक ही लिमिटेशन था. वो क्या था कि ये सनडायल क्लाउडी डेज पे और नाइट के टाइम पे काम नहीं कर पाता था. Now here we have pick up more. So Maharaja Jai Singh II of Jaipur initiated the construction of some sundials a few hundred years ago to measure time. So बच्चों अब हमारे पास महाराजा जय सिंह है जयपुर के, जिन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन को इनिशिएट किया था एंड वो क्या था, सनडाइल्स बनाए थे इन्होंने बहुत सालों पहले. एंड अब ये सनडाइल्स क्या करते थे, ये टाइम को मेजर करते थे. सो वन ऑफ देम इज इन जयपुर. अब इसमें हमारे पास एक सनडाइल है जो कि जयपुर में है, एक और सनडाइल है जो कि दिल्ली जंतर मंतर में है. सो नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव वाटर क्लॉक. So water clock is time keeping instrument which works on the principle of inward or outward regulated flow of water. So water clock का बच्चों टाइम क्या होता है, water clock is a time, water clock is a time keeping instrument. यानी कि ये water clock क्या करता है, ये टाइम को मेजर करता है. एंड ये किस तरीके से काम करता है, ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेगुलेटेड फ्लो ऑफ वाटर. यानी कि कितना पानी आया कितना पानी बाहर गया उसके अकॉर्डिंग ये टाइम को मेजर करता है. सो इन दिस क्लॉक water is allowed to flow out from a hole made at the bottom of bowl shaped container in the downward direction. The empty of water filled bowl to different levels match to specific time periods. So now बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एक होल क्रिएट किया गया है एंड इस होल में से पानी जो है वो नीचे आएगा, जिसकी वजह से पानी का लेवल जो है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ कुछ लेवल्स मेजर करे हुए हैं एंड ये डिफरेंट लेवल्स जो है वो हमको कुछ डिफरेंट टाइम पीरियड्स बता रहे हैं.
Now here we have modern timekeepers. So the earlier instruments were not very accurate. So बच्चों अब जो हमारे ये पहले के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप खुद सोचो क्या ये इतने एक्यूरेट हो पाएंगे? क्या हम लोग एक पानी के लेवल को देखकर, सन डायल की पोजीशन को देखकर, आवर ग्लास को देखकर हम लोग एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं क्या? नहीं. So there was a need to have instrument that were more accurate and gave better precision of time. इसलिए अब जरूरत किस चीज की थी कि हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आए जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो और एकदम प्रिसाइज टाइम जो है वो हमको बताए. सो टुडे आज के टाइम में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग रिस्ट वॉच यूज करते हैं, हम क्वार्ट्ज क्लॉक यूज करते हैं. रिस्ट वॉच जो है उसके पास क्या होता है? एक बैलेंस्ड व्हील होता है, राइट? एंड ये बैलेंस्ड व्हील जो है वो किसकी तरह ऑसिलेट करता है? एक पेंडुलम की तरह. देन अगर हम बात करें क्वार्ट्ज क्लॉक की, सो ये कैसे वो काम करता है? ये फास्ट वाइब्रेटिंग क्रिस्टल्स होते हैं क्वार्ट्ज के, जो कि ऑसिलेट करते हैं एक प्रिसाइज रेट के ऊपर, एंड इसलिए ये लोग मेजर करके देते हैं टाइम एक्यूरेटली. देन अनदर मेजर एडवांसमेंट क्या है हमारे पास? टाइम कीपिंग. सो टाइम कीपिंग वाज द इन्वेंशन ऑफ एटॉमिक क्लॉक, राइट, व्हिच इज वेरी एक्यूरेट. नाउअडेज हम लोग क्या करते हैं? क्लॉक्स आर यूज्ड नॉट ओनली टू टेल टाइम ड्यूरिंग द डे बट आर आल्सो यूज्ड एज टाइमर्स इन ओवन्स एंड स्टॉप वॉचेस यूज्ड इन वेरियस एथलेटिक इवेंट्स. सो ना बच्चों आज के टाइम में जो हमारे पास ये क्लॉक्स है, क्या ये खाली हमको टाइम बता कर देते हैं? नहीं, हमारी जो ये क्लॉक्स है ये टाइमर्स की तरह भी बिहेव करती है. इनके अंदर और भी एडवांसमेंट आ चुकी है, राइट? सो ऐसा यूनिट क्या है हमारे टाइम की? हम टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड्स के अंदर. द टाइम टेकन फॉर लॉन्गर इवेंट्स उनको हम किस में मेजर करते हैं? मिनट्स, आवर, डेज एंड ईयर्स के अंदर. So now बच्चों here we have pick up more. So in 1656 Christian Huygens, a Dutch mathematician and physicist, invented the first pendulum clock which measured time using the periodic motion. So हमारे पास कौन है? हमारे पास Christian Huygens है, एक Dutch mathematician and ये एक physicist भी है जिन्होंने क्या इन्वेंट किया था? एक first pendulum clock इन्वेंट करी थी जो क्या मेजर कर रहा था? Periodic motion को मेजर कर रहा था. So now here we have thought shower 1. So which principle is used for measuring time in clocks and watches? So अब आप लोग ये सोचो कि हमारे क्लॉक्स एंड वॉचेस के अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है जिससे हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, here we have brush up session 1. So first of all we have answered the following question: what is the importance of time in our life? So बच्चों टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? अगर हम लोगों को टाइम नहीं पता होगा तो क्या हम करेक्ट टाइम पे हमारे स्कूल पहुंच पाएंगे? क्या हम लोग करेक्ट टाइम पे हमारे क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे? क्या लोग करेक्ट टाइम पे अपने ऑफिस पहुंच पाएंगे? नहीं. सो उसकी वजह से होगा क्या कि हर किसी का काम जो है वो डिले होता जाएगा एंड हम लोग हमारे काम को, हमारी पढ़ाई को एक सीरियस तरीके से नहीं ले पाएंगे. Then comment on the statement time comes from periodic motion. So बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है कि टाइम जो है वो पीरियोडिक मोशन की वजह से आ रहा है. एंड पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता था? ऐसी चीजें जो कि रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करती है, राइट? सो इसलिए हम इस स्टेटमेंट से एग्री करेंगे कि टाइम जो है वो पीरियोडिक मोशन से ही आता है. हम लोग हमारे टाइम को हमारे क्लॉक्स के पीरियोडिक मोशन की वजह से, हमारे सन के पीरियोडिक, हमारी अर्थ के पीरियोडिक मोशन की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से हम टाइम को मेजर कर पाते हैं. Then what are the physical quantities? Write their names. So बच्चों physical quantities क्या होती है? ऐसी quantities जिनको हम measure कर सकते हैं. So हम किस किस को measure कर सकते हैं? हम speed को measure कर सकते हैं, हम time को measure कर सकते हैं, हम लोग velocity को measure कर सकते हैं, right? हम लोग work को measure कर सकते हैं. So ये सारी कुछ हमारे पास physical quantities है. So now students, next we have simple pendulum. So the working of clocks is complex, but all of them make use of some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that of single pendulum. So now बच्चों अगर हम लोग हमारी क्लॉक की वर्किंग को समझने जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट? बट अब हमको इतना जरूर समझ आता है क्योंकि हम लोग पीरियोडिक मोशन समझ चुके हैं कि क्या होता है. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारी क्लॉक है वो किसके ऊपर वर्क कर रही है? वो पीरियोडिक मोशन के ऊपर वर्क कर रही है. सो अब इसी तरीके का एक वेल नोन पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? सिंपल पेंडुलम का. सो ना बच्चों अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम को देखें, सो यहाँ पर ये किस चीज का होता है? इसके पास एक वेट होता है जो कि एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ होता है. सो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है एंड उसके नीचे एक वेट है. सो द अदर एंड ऑफ अ स्ट्रिंग उसको हम टाई करते हैं एक रिजिड सपोर्ट से. मेटल बॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉब, राइट? सो मेटल बॉल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बॉब, जो कि पेंडुलम के अंदर, जो कि पेंडुलम के ऊपर होती है. एंड जैसे ही बॉब जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करता है, सो आप लोग देख सकते हो कि हम जैसे इसको यहाँ से इस एक पोजीशन से छोड़ेंगे तो ये सबसे पहले अगर ये बीच में है, ठीक है, एंड हम इसको एक इस एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर गए, सो अब क्या होने वाला है? ये इस पोजीशन से जैसे ही छूटेगा तो ये पहले इस बीच वाली पोजीशन पे आएगा, देन अगेन इधर जाएगा,
देन अगेन इधर सेंटर में आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर अगेन इस सेंटर में आएगा। सो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये अपने पोजीशन को बार बार रिपीट कर रहा है, राइट। एंड जब हमारा बॉब एक पोजीशन से मूव करता है एंड कम बैक टू द सेम पोजीशन, तब हम क्या बोलते हैं कि एक ऑसिलेशन खत्म हो गया है। यानी कि अगर इसने यहां से मूव करना स्टार्ट किया है और वो अपनी एक पोजीशन परफॉर्म करता हुआ दोबारा यहां पर आ गया है, तो हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बॉब स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, अब बच्चों यहाँ पर पिक्चर में आप लोग देखो, हम लोग मान लेते हैं कि बॉब ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया है। सो पॉइंट ए से स्टार्ट करने के बाद वो पॉइंट बी पर जाएगा, देन उसके बाद वो पॉइंट सी पर आएगा, उसके बाद दोबारा वो क्या करेगा, वो पॉइंट ए पर आएगा। सो अब इस टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। सो इन अदर वर्ड्स इट रिपीट्स द ऑसिलेशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये सिंबल पेंडुलम क्या कर रहा है, अपने ऑसिलेशंस को एक इंटरवल ऑफ टाइम्स पर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स पर रिपीट कर रहा है। सो हियर वी हैव पिक अप मोर। सो फेमस एस्ट्रोनॉमर गैलीली, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे थे सिंपल पेंडुलम को यूज करके एंड सजेस्टेड दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेजर टाइम। Now next we have time period of a pendulum. So the time taken to complete one oscillation is called the time period of pendulum. So बच्चों हम लोगों ने देखा कि एक ऑसिलेशन हम कब मानते हैं, जब हमारा पेंडुलम बॉब जो है वो सेम पोजीशन पर वापस आ जाता है। बट अब इस सेम पोजीशन पर आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, वो ही क्या होता है, उसका टाइम पीरियड। सो द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसको हम चेंज कर सकते हैं एंड हम वो कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो a pendulum is about 30 centimeter length, takes exactly 1 second for one to and fro movement about its position of rest. This principle of pendulum is used to make pendulum clock, where the oscillation of the pendulum controls the movement of hands of clock. सो बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग एक पेंडुलम की लेंथ को 30 सेंटीमीटर लॉन्ग रखते हैं, सो वो एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लेता है, 1 सेकेंड का। एंड इसी प्रिंसिपल को दिमाग में रखकर हम लोगों ने हमारी क्लॉक्स बनाई है, क्योंकि हमारी क्लॉक्स भी क्या कर रही है, वो भी तो एक पीरियोडिक मोशन कर रही है इस पेंडुलम की तरह। सो यहाँ पर भी क्या करा गया है, हमारे हैंड्स ऑफ क्लॉक की मेजरमेंट को इसी तरीके से लिया गया है कि वो लोग भी क्या करे, एक टू एंड फ्रो मोशन करने में इस तरह से ही एक डेफिनेट टाइम पीरियड ले। So now बच्चों here we have aim setting up and measuring time period of a simple pendulum. So हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग सेटअप करेंगे और मेजर करेंगे टाइम पीरियड हमारे सिंपल पेंडुलम का। हमको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, अ थ्रेड और अ स्ट्रिंग जो कि 1 मीटर लॉन्ग होनी चाहिए, एक स्मॉल बॉब, एक स्टॉप वॉच, रिस्ट वॉच और टेबल क्लॉक। मेथड क्या है, वी आर गोइंग टू सस्पेंड द बॉब यूजिंग द स्ट्रिंग। सो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्ट्रिंग यूज कर हमारे बॉब को सस्पेंड करेंगे। हम टर्न ऑफ कर देंगे नियर बाय फैंस को और अवॉइड करेंगे एयर इंटरफेरेंस को। उसके बाद हम अलाउ करेंगे कि बॉब जो है वो रेस्ट पे आ जाए, इसका मतलब सेंट्रल पोजीशन पे आ जाए। देन इसके बाद हम लोग मार्क करने वाले हैं मीन पोजीशन को हमारे फ्लोर पर या फिर वॉल पर इजी रेफरेंस के लिए। देन हम लोग जेंटली पुल करेंगे हमारे बॉब को स्लाइटली एक साइड की तरफ एंड हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो टाइट ही रहे। इसके बाद हम लोग रिलीज करने वाले हैं बॉब को बिना कोई फोर्स लगाए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टाइम नोट करने वाले हैं क्लॉक के ऊपर। जैसे ही बॉब पास हो जाएगा उसकी मीन पोजीशन से और उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा। बच्चों मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, जहां से हमारा बॉब रेस्ट पे था। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब उसके दो एंड्स। सो सेंटर इज मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस आर द टू एंड्स। देन इसके बाद हम लोग मेजर करने वाले हैं टाइम को, जो कि पेंडुलम लेगा 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हम टोटल टाइम रिकॉर्ड करेंगे 20 ऑसिलेशंस के लिए कितना टाइम लगा एंड हम लोग टोटल टाइम को 20 से डिवाइड कर देंगे जिससे कि हमको टाइम पीरियड मिल जाए एक ऑसिलेशन का। एंड इस एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करेंगे एंड हमारी ऑब्जर्वेशंस जो है वो नोट करेंगे। सो नोट हमको यहाँ क्या करना है कि स्लाइड चेंज जो है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब वो इफेक्ट नहीं करेगा हमारे टाइम पीरियड को। Now students next we have distance time graph. So graphs जो है ना वो बहुत ज्यादा यूजफुल टूल है। So graphs are useful tools for representing information visually. अब देखो बच्चों, हम लोग एक चीज को सुनेंगे, उसको समझेंगे, उससे बेटर क्या होता है कि हम लोग एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें एंड उसके बाद हमको देखते ही पता चल जाए कि ये हमें क्या बताना चाह रहा है। तो ग्राफ्स इस तरीके से काम करते हैं। सो अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि हमको किसी भी एक पर्टिकुलर व्हीकल का, एक ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताता है। So this type of graph shows how the distance traveled by an object changes over time and is a special case of line graph. So बच्चों
अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमको क्या पता चलता है कि हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है, कितने टाइम में ट्रैवल किया है, एंड ये एक लीनियर ग्राफ की तरह ही वर्क करता है। सो हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है। हमारा एम क्या है कि हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्रिएट करना है। हमारे पास एक रिकॉर्डेड डेटा है, उससे उसके बाद हम लोग स्पीड को एनालाइज करेंगे। सो मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? ग्राफ पेपर, रूलर, पेंसिल एंड डेटा टेबल। इसके बाद मेथड क्या है? हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं, सो सबसे पहले हम ग्राफ पेपर लेंगे। हम लोग एक शीट लेने वाले हैं ग्राफ पेपर की, उस पे दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक्स एक्सिस पे होगी, एक वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस पे होगी। इसके बाद हम लोग लेबल करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस से एंड वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस से। एंड ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, ये वाला पॉइंट क्या होने वाला है? ओरिजिन। सो अब हम लोग लेबल करने वाले हैं एक्सेस को। सो डिसाइड करना है कि हम कौन सी क्वांटिटी को कहां पर रखने वाले हैं, कि हम हॉरिजॉन्टल पे क्या रखेंगे, हम हमारे वर्टिकल पे क्या रखेंगे। सो एक्स एक्सेस पे हम लोग टाइम लेने वाले हैं, वाई एक्सेस पे हम लोग डिस्टेंस लेने वाले हैं। इसके बाद हम लोग अप्रोप्रिएट स्केल लेने वाले हैं मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट जो है वो किससे मेजर होगा? 1 सेंटीमीटर से एक्स एक्सेस पे। 1 किलोमीटर का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सेस। नाउ अब हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है, राइट? सो हमारे पास टाइम है 8 AM, इस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल है? 0। 8:30 पे 20, 9 पे 40, 9:30 पे 60, 10 पे 80 एंड इसी सारी रिकॉर्डिंग्स को हमको ग्राफ पर प्लॉट करना है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे? हम कनेक्ट करेंगे प्लॉटेड पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ या फिर एक कर्व के साथ, एंड इस तरह से हम लोग हमारे ग्राफ को एनालाइज करेंगे। सो जैसे ही हम हमारे ग्राफ की शेप को ऑब्जर्व करेंगे, सो स्ट्रेट लाइन का इंडिकेट करेगा कि कांस्टेंट स्पीड है। अगर हमारे इस ग्राफ के बीच में इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी तो ये क्या बताएगा कि ये कांस्टेंट स्पीड है। वेयर एज अ कर्व वो क्या इंडिकेट करेगा? चेंजिंग स्पीड। यानी कि अगर हमारी इस ग्राफ के बीच में लाइन जो है वो ऐसे जाएगी तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि ये एक चेंजिंग स्पीड है। नाउ ऑब्जर्वेशन क्या आने वाली है? हमको रिकॉर्ड करना है शेप ऑफ ग्राफ को। अगर लाइन स्ट्रेट है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अगर लाइन कर्व्ड है तो इसका मतलब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो रही है। सो इसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है स्पेसिफिक टाइम्स पे बाय ड्राइंग वर्टिकल लाइंस फ्रॉम टाइम ऑन द एक्स एक्सिस टू द ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइंस टू द वाई एक्सिस। कंक्लूजन क्या आएगा? कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम उसके खाली स्लोप को, हम उसके बीच के खाली लाइन को देखकर बता सकते हैं कि ग्राफ हमारा व्हीकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या फिर उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। So now बच्चों, here we are going to talk about uniform motion. So if the speed of a body moving along a straight line remains constant or does not change with time, we say that the body is in uniform motion. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारी स्पीड ऑफ द बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए चेंज नहीं हो रही है, वो सेम ही रह रही है, तो उस तरीके के मोशन को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि स्पीड सेम है। फॉर एग्जाम्पल एक कार जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से। सो इसका मतलब वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी हर आवर में। सो 40 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगी हर आधे घंटे में एंड 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी इन एवरी क्वार्टर आवर एंड सो ऑन। बट दिस मे नॉट एक्चुअली बी पॉसिबल इन डे टू डे सिचुएशंस ड्यू टू हेवी ट्रैफिक एंड बैड रोड। सो बच्चों, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारी गाड़ी जो है वो आज के सिचुएशन में कांस्टेंट स्पीड से ही चलेगी, क्योंकि हमारे पास रोड्स की कंडीशंस कुछ और होती है, ट्रैफिक होते हैं, कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं पे लोग आ जाते हैं, रेड लाइट्स होती है, तो हमको हमारी स्पीड जो है वो ज्यादा कम करनी पड़ती है। सो देयरफॉर इन रियल लाइफ सिचुएशन हम लोगों को हार्डली कोई एक ऐसी व्हीकल मिलती है जो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही होती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो इफ द बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और इवन इफ इट्स स्पीड चेंजेस विद टाइम, इट इज नो लॉन्गर इन यूनिफॉर्म मोशन. सो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में क्या बोला जा रहा था कि वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी और सेम स्पीड ही फॉलो करेगी। बट यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, पहले सीधा चल रही थी एकदम से यू टर्न ले लिया, वो भी किसके अंदर आएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। और अगर वो अपनी स्पीड को बार बार चेंज कर रहा है तो वो भी किसके अंदर आएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर. So, for example, suppose a train moves out of a railway platform. It covers a distance of 60 km in 1 hour, 55 km in 2 hours, 70 km in 3 hours, 50 km in 4 hours, 65 km in 5 hours, and 60 km in 6 hours. If we calculate the speed of the train for various distances, we will realize that
the train has not traveled the same speed, right? So the motion of the train is non uniform motion. बच्चों हम लोग यहाँ पर देख कर ही बता सकते हैं कि इस ट्रेन ने क्या हर घंटे में सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है. सो जब इसने हर घंटे में सेम डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया तो क्या इसकी स्पीड फॉर एवरी आवर सेम आने वाली है? नो. सो ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. सो टोटल, अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं? हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालते हैं, राइट? सो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस निकालेंगे. सो हमारे पास जितने भी डिस्टेंसेस है हम उन सबको ऐड कर देंगे. देन इसके बाद हमारे पास टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम हमारे पास 6 आवर्स है. सो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से एंड हमारे पास स्पीड क्या आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर. एंड यहाँ पर आप ये ग्राफ देख पा रहे हो. एक बात बताओ, क्या इस ग्राफ में जो ये लाइंस है ये स्ट्रेट लाइंस है? स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि क्या ये लाइंस एकदम इस तरह से जा रही है, स्ट्रेटली जा रही है? नहीं, इन लाइंस में हम लोगों को कर्व्स दिखाई दे रहे हैं. ये कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है. सो इस ग्राफ को देखकर हम क्या बता सकते हैं कि ये ग्राफ किसका है? ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है. सो ना बच्चों, here we have wrap up. So speed का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, उसको हम डिवाइड करते हैं बाय द टाइम टेकन. एंड स्पीड को यूजुअली हम किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में. सो टाइम को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? कुछ नेचुरल डिवाइसेस से, जैसे कि हमारे कुछ मॉडर्न डिवाइसेस से, जैसे कि हमारे पास है क्लॉक्स एंड वॉचेस. क्लॉक एंड वॉचेस कौन सा मोशन यूज करते हैं? पीरियोडिक मोशन. जिस तरीके से पेंडुलम अपना मोशन पीरियोडिक शो करता है उस तरीके से हम लोग क्लॉक्स के अंदर भी पीरियोडिक मोशन का यूज करके टाइम एक्यूरेटली बताते हैं. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है. वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? जब हमारा ऑब्जेक्ट की एक वेरिंग स्पीड है. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का क्या मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा ड्यूरेशन ऑफ वन कंप्लीट स्विंग जो है वो कांस्टेंट रहती है स्पेसिफिक लेंथ के लिए, राइट? हम लोगों ने देखा था कि 30 सेंटीमीटर की लेंथ के लिए वो क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में लेता है. सो वेरियस टाइम मेजरिंग डिवाइसेस थी हमारे पास, सनडायल्स, वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक्स, जिनको हम लोग हिस्टोरिकली यूज करते थे. देन हमारे पास स्पीडोमीटर है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करके देता है. ओडोमीटर है जो कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करवा कर देता है. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिलेशनशिप है डिस्टेंस और टाइम के बीच का, जो कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक ग्राफ पेपर पे बनाते हैं एंड ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको कांस्टेंट स्पीड या फिर चेंजिंग स्पीड के बारे में बताता है. सो अगर हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है सो हमको सूटेबल स्केल्स लेने होते हैं. टाइम को हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं, डिस्टेंस को वाई एक्सेस पे, एंड हमारे डेटा को हम लोग पॉइंट्स के फॉर्म में उसके ऊपर प्लॉट करते हैं. So now students, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions, case study and prescribed questions. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा and समझ आया होगा. So now I am going to meet you in the next class. Till then, take care.